नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। आखिरकार 48 दिन के किसान आंदोलन के बाद तीनों नए कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी। साथ ही शीर्ष अदालत ने एक कमेटी बना दी है और 2 महीने के भीतर एक रिपोर्ट इसकी लेनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद भी किसान संगठन टस से मस नहीं हुए। दिल्ली में आंदोलन को खत्म करने से उन्होंने इनकार किया। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई रही, कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 48 दिनों से जारी किसान आंदोलन के बाद जब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा तो उसने केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानून पर अस्थायी तौर पर रोक लगाते हुए एक कमेटी का गठन किया है, जिसकी पहली बैठक 10 दिनों में करने को कहा है। इस कमेटी की सिफारिश पर ही इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी। देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और कमेटी बनाकर मामला सुलझाने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए किसान संगठन ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ, रूपरेखा तय करेंगे, आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि अभी हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई है। अभी स्टे किया है ना सरकार, कोर्ट ने, कभी भी स्टे खुल सकता है। तो अभी हमारी डिमांड पूरी नहीं है, एमएसपी पे कानून नहीं बना है, तो आंदोलन चलेगा। छत्तीसगढ़ में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए केंद्र सरकार को तीनों काले कानून को वापस ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कृषि बिल पर अंतरिम स्थगन किसानों की जीत है। जो निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है उसका पालन भारत सरकार को करना चाहिए। तीनों काले कानून हैं उसको वापस लेना चाहिए। जो किसान मांग कर रहे हैं हम उसकी समर्थन करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज स्थगन अंतरिम रूप से दिया है, ये किसानों की जीत है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। केंद्र सरकार को अपने तीनों कानून वापस लेना चाहिए। वहीं भाजपा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो कमेटी बनी है उसके निर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार फैसला लेगी। सरकार के बीच और किसानों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। अब व्यापक रूप से चर्चा के लिए रास्ता निकलेंगे और इस चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस निष्कर्ष के आधार पे न्यायालय ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, राज्य केंद्र सरकार भी उसके क्रियान्वयन के लिए तैयार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है और जो निर्देश दिया गया है, निश्चित रूप से सरकार उसका पालन करेगी। जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वर्डिक्ट होता है और उसको सबको मानना की बाध्यता होती है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसान संगठनों का रुख से ये साफ है कि मामला जल्द सुलझने वाला नहीं है। इन सब के बीच दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक इस मुद्दे पर सियासी घमासान भी जारी है। प्रदेश के किसान जहां प्रदर्शन के लिए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं, वहीं रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में युवक कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और भाजपा का दफ्तर घेरने की कोशिश की, जिन्हें अलग अलग जगहों पर पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ हल्की झूमा झटकी भी हुई और रायपुर के शहीद स्मारक के पास ही युवक कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। उधर किसानों का आंदोलन दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर अंतरिम रोक तो लगा दी, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। तीनों कानूनों की वापसी पर किसान अड़िग हैं। कृषकों के आंदोलन को समर्थन देने छत्तीसगढ़ के किसान दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। सिंधु बॉर्डर पहुंचे किसानों के लिए लंगर का आयोजन हुआ। इधर रायपुर में प्रदेश भर के किसानों ने प्रदर्शन किया। बूढ़ापारा धरना स्थल से पूर्व सीएम रमन सिंह के बंगले का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में रोका। उधर युवा कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर के घेराव की कोशिश की। धमतरी में भी युवा कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने का प्रयास किया। पुलिस ने दफ्तर से कुछ दूर पर उनको रोक दिया। कवर्धा में युवा कांग्रेस और NSCI कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के घर के घेराव का प्रयास किया। आंदोलनकारियों को पुलिस ने लोहारा रोड के पास रोका। उधर रायगढ़ में युवा कांग्रेस ने सांसद गोमती साय के बंगले का घेराव कर दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसियों को आईना दिखाया। कार्यकर्ताओं में आपस में झूमा झटकी हुई।
बालोद में भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह के उस ट्वीट पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने सरकार से सवाल पूछने की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर दिया कि सवाल तो पूछना ही चाहिए, केंद्र सरकार से भी पूछें। केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को बारदाना क्यों नहीं मिल सका, एफसीआई को चावल उठाव की अनुमति कम क्यों दी गई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह को सवाल पूछने से कौन रोकता है। ये भी कहा कि रमन सिंह अपने समय में सवालों का जवाब देते समय बौखला करते थे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था, किसान, युवा, महिलाओं की खातिर हम सब कुछ सहते जाएंगे। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अब सवाल तो पूछे जाएंगे, चाहे चिल्लाओ या बौखलाओ, चुप करा ना पाओगे। वायदे पूरे करो तुम, वरना सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल तो दिल्ली वालों से पूछना चाहिए, वो बुरा क्यों मानते हैं। रमन सिंह जी जब सवाल पूछे तो बुरा क्यों मान जाते थे। तो सवाल इस बात का है कि वो बारदाना क्यों नहीं दिए। सवाल इस बात का है कि 60 लाख मीट्रिक टन के सहमति के बाद केवल 24 लाख टन की अनुमति क्यों दी गई। सवाल तो ये है कि इथेनॉल के लिए हम लोग मांग किए हैं, अभी तक मिला क्यों नहीं है। सवाल रमन सिंह से है कि वो बोनस का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं। सवाल तो है, सवाल हमसे करें, हम सवाल उनसे करें कि केंद्र में उनकी सरकार है, केंद्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो सवाल तो उनसे भी है। वो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, बारदाना क्यों नहीं आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के लिए की गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सद्बुद्धि हवन और पाठ किया। वहीं कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुआ। भाजयुमो ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को बयानबाजी के समय भाषा और मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। संगठन के नेताओं ने कहा कि अगर कांग्रेसी इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाजयुमो उसका कड़ा और उग्र विरोध करेगी। युवा दिवस के मौके पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के वायदों का क्या हुआ। राहुल गांधी ने शहर की इकोनॉमी को गांव से जोड़ने के साथ शिक्षकों और लेक्चरर्स की भर्ती की बात कही थी, लेकिन उन्हें लगता है कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता और ना तो यहाँ के मुख्यमंत्री ही उन्हें सीरियसली ले रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया, कहा कि रमन सिंह को स्वामी विवेकानंद से कोई लेने देना नहीं है, वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। रमन सिंह से सवाल पूछा, 15 साल तक युवाओं के लिए क्या किया। उधर बिलासपुर पहुंचे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी रमन सिंह पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और मोदी के हर साल 2 करोड़ रोजगार के वायदे को याद दिलाया। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के युवकों के साथ वादा किया था, इकोनॉमी को, शहर की इकोनॉमी को गांव से जोड़ेंगे, 60,000 शिक्षक की भर्ती करेंगे, 13,000 लेक्चरर के पद भर्ती करेंगे, बंद स्कूल चालू करेंगे। मुझे लगता है राहुल जी को न देश सीरियसली लेता है न यहाँ के मुख्यमंत्री। रमन सिंह 15 साल रहे, युवाओं के लिए क्या किया। 15 साल 1998 के बाद तो पहली बात तो शिक्षकों की भर्ती हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पद थे, वो उसकी भर्ती हमने शुरू की। तो हम तो लगातार युवाओं की और रोजगार के लिए सतत प्रयासरत हैं। वो केवल भावनात्मक बात करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं विवेकानंद जी से या उनके विचारों से। अब उनको अपने घोषणा पत्र में और अपने प्रधानमंत्री जी के किसी भाषण का याद स्मरण तो रहता नहीं, लेकिन याद दिलाना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी ने पहले चुनाव में कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा। इसके बारे में जरा वो प्रश्न कर ले, फिर आगे माननीय राहुल जी के बारे में टिप्पणी करें। दुर्ग भिलाई के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने पहुंचे। रिसाली नगर निगम के अस्थायी कार्यालय का शुभारंभ किया। रिसाली में 12 करोड़ 74 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। तो रिसाली निगम में अस्थायी दफ्तर का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने आज किया है। 12 करोड़ 74 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को लड्डुओं से तोला गया। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार पत्र सौंपे।
रिसाली में 30 बिस्तर वाले अस्पताल को शुरू करने की घोषणा की गई। रिसाली में आउटडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा। इसके अलावा जामुल में जल आवर्धन प्रदाय योजना का लोकार्पण किया। जामुल पालिका को शिवनाथ नदी से पानी मिलेगा। 70 करोड़ रुपए के नंदिनी अहिवारा रोड का भूमि पूजन भी किया। 4 करोड़ 65 लाख रुपए के कॉलेज भवन का भूमि पूजन भी किया। देश भर में शहीद छत्तीसगढ़ के 1270 जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टे बांटे गए। कुर्सी पार में अमृत मिशन फेज 1 का शुभारंभ किया। भिलाई सेक्टर 1 में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण भी किया। रिसाली नगर निगम के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, उसकी भी बधाई और शुभकामना। और यहाँ बहुत सारी विकास कार्य की भी लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। आगे भी रिसाली के विकास के लिए धन राशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रियों को वैक्सीन लगवाकर जनता में इसके प्रति विश्वास बढ़ाना चाहिए। केंद्र सरकार का काम है कि लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा बढ़े। जनता चाहती है कि जनप्रतिनिधि पहले वैक्सीन लगवाएं ताकि विश्वास बढ़े। प्रधानमंत्री चाहते हैं वैक्सीन को लेकर नेता पहल ना करें, होड़ ना लगाएं। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। केंद्र के मंत्रियों को पहले लगवाकर जनता में विश्वास बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई पहले उन लोगों को लगना चाहिए जो कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना से जो लड़ रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, सबसे पहले उनको लगना चाहिए। तो दोनों अपने अपनी जगह सही हैं। यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग चाहते हैं लगाना तो बहुत ज़्यादा नहीं, 60-70 लोग हैं, लगा के उदाहरण पेश कर सकते हैं। 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ में 99 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 3,23,000 वैक्सीन की स्वीकृति दी गई है। टीकाकरण अभियान में कोई देरी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को वैक्सीन भेजनी शुरू कर दी है। पहले दिन दिल्ली, कोलकाता, गुजरात इन जगहों पर वैक्सीन भेजी गई, लेकिन छत्तीसगढ़ का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने केंद्रीय मंत्रालय से संपर्क किया और जल्द से जल्द वैक्सीन भेजने की मांग की। बताया जा रहा है कि बुधवार को कोविशील्ड वैक्सीन छत्तीसगढ़ पहुंच सकती है। पहले इन्हें स्टेट वैक्सीन सेंटर में रखा जाएगा, जहां से जिलों में सप्लाई होगी। वैक्सीनेशन के दिन कोल्ड बॉक्स की सहायता से इन्हें वैक्सीनेशन वाले तमाम केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। छत्तीसगढ़ को अभी 3,23,000 वैक्सीन का आवंटन हुआ है। आज जो वैक्सीन चली हैं उनमें छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये संदेश भेजा है कि अनिवार्यतः कल तक आ जाए और आ भी जाएगी, ऐसा मेरे को विश्वास है, ताकि 16 तारीख तक हम चालू कर सकें। तो ये पहली पाली में तो केवल हेल्थ वर्कर्स की संख्या को ध्यान में रख के ये उपलब्ध कराया गया है। संख्या आएगा कितना बैचेस में वो देखना है, हो सकता है एक बैच में ही आ जाए, तो उसको हम फिर रख के उपयोग में लाते रहेंगे। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप छत्तीसगढ़ तक कल पहुंच सकती है। वैक्सीन फ्लाइट से छत्तीसगढ़ आएगी और इसके बाद इन्हें वैक्सीन सेंटर में रखा जाएगा। इसके रखरखाव और जिलों तक भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया, दिखा रहे हैं वो आपको। सीरम इंस्टीट्यूट से आज कोरोना की वैक्सीन पूरे राज्यों को सप्लाई होनी शुरू हो गई है। हालांकि इसमें छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्य को आश्वासन दिया है कि जल्द ये वैक्सीन को आपको भेज दी जाएगी। अगर ये वैक्सीन आती है तो कहाँ रखा जाएगा, हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये देखिए पहला कमरा है, ये स्टेट वैक्सीन सेंटर है, जहाँ पर ये कमरे हैं। यहाँ पर एक बोर्ड है जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कौन कौन सी यहाँ वैक्सीन रखी गई हैं। BOPV ये वैक्सीन है, मीजल्स है, BCG है, TD है, DPT है। ये तमाम वैक्सीन रखी है, उनकी क्वांटिटी और एक्सपायरी डेट के साथ मेंशन है। अब इस बोर्ड पे कल
या परसों कोरोना के वैक्सीन का भी नाम हो जाएगा। ये पहला वॉक इन फ्रीजर है, एक बड़ा हॉल है जिसमें तमाम जो कंप्रेसर के सहायता से यहाँ पर ठंडा किया जा रहा है। ये पहला वॉक इन फ्रीजर था, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला जो वॉक इन फ्रीजर हम आपको दिखाए हैं उसमें -8 से -डिग्री तक टेम्परेचर रखे हैं, जिसमें पोलियो और रोटा वायरस के वैक्सीन वहाँ पर रखे हुए। यहाँ पर तमाम जो बाकी टीके हैं वो रखे जाएँ। इसे फ्रीजर से मेंटेन किया गया है और इसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री तक मेंटेन रहेगा। ये स्टेट से यहाँ पर आएगी वैक्सीन और उसके बाद से जो ज़िले हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वहाँ पे ज़िले से जो केंद्र है वो जिस दिन लगाना होगा वहाँ तक पहुँचेंगे। वहाँ पे भी जो फ्रीजर है उनकी व्यवस्था कर दी गई है और ये बताया जा रहा है कि अगर बड़ी संख्या में पहले जो खेप आ रही है जिसमें से 3,23,000 उसका जो मात्रा बताया गया है और इनको केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर बड़ी संख्या में भी जो वैक्सीन आती है तो भी यहाँ रखी जा सकेंगी। लाइट जाती है तो उसके लिए ऑटोमेटिक जो जनरेटर की व्यवस्था है और किसी तरह से वैक्सीन यहाँ से ख़राब नहीं हो सकती है। तो वायरस अगर वैक्सीन का इंतजार है, वैक्सीन जैसे आएगी डिस्ट्रीब्यूट होगी और लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। ये एक राज्य के लिए सुखद संदेश है। कैमरामैन रमशंकर केसरवानी के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। स्वास्थ्य विभाग ने सरगुजा जिले में टीकाकरण की तैयारी पूरी कर ली है। वैक्सीन रखने के लिए जहां कोल्ड चेन बनाई गई, वहीं जिले में 6 सेंटर्स बने हैं जहां वैक्सीन लगनी है। इन केंद्रों में ICU भी डेवलप किए गए हैं। वैक्सीनेशन की तैयारी कैसी है, हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे हैं। जिस तारीख की पूरे भारत को या फिर कहें पूरे देश को इंतजार थी वो अब खत्म हो रही है। 16 जनवरी वो तारीख होगी जब कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने या खत्म करने के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी पूरी तैयारी न सिर्फ सरगुजा, छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में कर ली गई है और हम इस वक्त मौजूद हैं अंबिकापुर के नवापारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर ये तैयारी की गई है और ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो वैक्सीनेशन होगा वो यहां पर किया जाएगा। और इसकी तैयारी पहले भी मॉक ड्रिल की गई थी और अब भी मॉक ड्रिल का सिलसिला जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जब वैक्सीन लगाया जाए तो जो एहतियात बरतना है उसमें कहीं भी चूक न हो। यहाँ पर जो अमीन फिरदौसी हैं, डॉक्टर अमीन फिरदौसी, वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी बहुत अच्छे तौर पे हमारे सरगुजा जिले में की जा चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर PS सिसोदिया इसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर संजीव झा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 23 जगह पे, पूरे सरगुजा जिले में 23 जगह पे कोल्ड चेन पॉइंट विकसित किए हैं, जहाँ पे ऑलरेडी रूटीन इम्यूनाइजेशन के टीका रहते हैं। वहाँ पे हमारे पास पूरा स्पेस हमने बना के रखा है। जैसे ही कोविड वैक्सीन हमें प्राप्त होता है हम उस जगह पे सभी जगह से कोविड वैक्सीन सप्लाई चालू कर देंगे। तो हमारे को ये निर्देश मिला है कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट के हों चाहे वो अपने सरकारी हों, उन लोगों को ही लगाने के लिए तो हमने अभी शुरुआती तौर पे सिर्फ सरगुजा जिले में 6 केंद्रों पे ये टीकाकरण लगाने का फैसला किया है। तो ये आपने देखा कि जिस तरह से वैक्सीनेशन का लोग इंतजार कर रहे थे, वैक्सीनेशन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरगुजा जिले में 2398 लीटर वैक्सीन के स्टोरेज की व्यवस्था तैयार की गई है। इसके अलावा कोल्ड चैन जो है वो तैयार किए गए हैं और ये व्यवस्था रखी गई है कि कोई भी चूक इस पूरी जो तैयारी है उसमें ना हो। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। रायपुर में बर्ड फ्लू की आहट को देखते हुए जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। मंगलवार को कलेक्टर ने जिले के सभी पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ मीटिंग की और बर्ड फ्लू के किसी भी संभावित मामले में तुरंत जानकारी देने का निर्देश दिया। पोल्ट्री फार्म संचालकों को मुर्गियों पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। मुर्गियों की असामान्य मौत की जानकारी फौरन जिला प्रशासन को देने को कहा गया है। बैठक में पशु चिकित्सा संचालनालय के अधिकारी मौजूद थे। जिला प्रशासन की तरफ से बर्ड फ्लू की चुनौती से निपटने के ब्लॉक स्तर पर क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। बर्ड फ्लू की किसी भी संभावित खबर पर क्विक रिस्पांस टीम तुरंत पहुंचे, इस बात के निर्देश हैं। उधर पशु चिकित्सा संचालक का कहना है कि अभी तक जिले में बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं पाया गया। इधर रायपुर बस स्टैंड के पास बड़ी संख्या में कबूतर और दूसरे पक्षी मृत मिले हैं। यहां पिछले 2 दिन से लगातार कबूतरों की मौत हो रही है। पशु विभाग के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं।
नंदन वन में हमारी टीम गई हुई थी और वहाँ पर जिस प्रकार से मैंने भ्रमण किया गया और उनसे देखा गया तो वहाँ पर भी ऐसे कोई अच्छे लक्षण दिखाई नहीं दिए, सभी स्वस्थ पाए गए हैं। हमारे जो जिले से एक जिला स्तरीय नोडल अधिकारी बना दिया गया है तो रोकथाम के लिए और क्या क्या उपाय कर सकते हैं उन चीज़ों का अक्षरशः पालन करने की कार्रवाई करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।